जय हिंद दोस्तों, हम सीसेट यूपीएससी में 2017 का पेपर कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मुझे लगता है यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं होगा जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन या सीसेट की क्लासेस ले रहा होगा। हम 30 मिनट रोज ले रहे हैं क्लासेस, क्योंकि मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीसेट में, जो कि आप नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ आप हमारे साथ इसी मजबूरी में कि चलो देखना है क्लास, देखते रहेंगे। और पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू तो देखना ही चाहिए, चाहे आप स्वयं से देखें चाहे हमारे साथ देखें। हमारे साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा सहजता होगी। और 2 दिन क्लास नहीं हुई उसकी यही वजह यह थी कि हम भी मनुष्य हैं, हमारे भी जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं। हम भी कभी-कभार डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो बढ़िया कमेंट कर देते हैं, जिससे मन प्रफुल्लित होता है और हम फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि भाई करना है। और इसीलिए हम एक नई सीरीज़ शुरू कर दिए हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। पहली ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वह कि टॉपिक ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि यूपीएससी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वह एक पास में नहीं मिलती। तो मैंने इसलिए वह सीरीज़ नई शुरू की है। अब उसमें करंट के भी टॉपिक हो सकते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, किसी भी प्रकार के टॉपिक हो सकते हैं। और उसमें एक आपके लिए लाभदायक यह है कि आप भी अपने टॉपिक पूछ सकते हो कि जैसे सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो यूनेस्को की ये हेरिटेज साइट है, ये क्या होती है? तो मैं उस पर टॉपिक कंप्लीट कर दूँगा, आपको बनाकर दे दूँगा। आपने कह दिया सर समझ में नहीं आ रहा कि ये निर्वाचन संबंधित क्या चीज़ें होती हैं, वो टॉपिक मिल जाएगा। या आपने कह दिया सर चक्रवात समझ में नहीं आ रहा, या ये अमेरिका और इज़राइल का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा, जो भी यूपीएससी रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और सीसेट में भी कि सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा, वो सब उस पे करेंगे। और उसका इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दे दिया है, आप जाकर के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीसेट। काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और जो नए हैं वो शुरू से देखेंगे, मज़ा तभी आएगा, वरना आपको लगेगा क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है, में समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो परिच्छेद 6 पे हमें काम करना था और पढ़िए आप भी और आंसर देने का प्रयास करिए। आप प्रयास करेंगे तभी चीज़ें और आसान लगेंगी। तो पढ़ते हैं, यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन। अब देखो जलवायु परिवर्तन पर एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है आपको, हम लोग इतने देख कर आ रहे हैं पेपर। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में पड़ जाएंगे और फलस्वरूप प्रवसन के लिए विवश हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवासियों की इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है उसमें ये परिभाषा और स्थिति अभी तक सर्वसम्मति से रखी नहीं गई है, सुस्पष्ट अर्थ नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन से प्रवासन होगा उसके लिए क्या किया जाएगा। मान लो एक छोटा सा टापू है, वहां टापू डूबने लगा, इतना पानी आ गया, तो अब वह विस्थापित होंगे तो कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे, क्या कहते हैं इसके कानून, इन सब चीजों में ये पैसे लिखा गया है। यह बात अभी भी समझ से बाहर है। जैसे आज हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इंडोनेशिया ने अपनी जो राजधानी है उसको एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वह द्वीप कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती थी आगे चलकर। यह बात अभी भी समझ से बाहर है कि जलवायु परिवर्तन प्रवसन के मूल कारण के रूप में कैसे कार्य करेगा। यदि जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब भी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा? जो मैंने बोला, किस देश में जाएंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन होता है उस पर कहीं अधिक बल दिया गया है, परंतु आवश्यकता है कि जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर में हुए प्रवसन की भी पहचान की जाए। मतलब देशों के अंदर भी तो प्रवसन होता है। जैसे मान लो मेरे यहाँ बहुत बाढ़ आती है, हर साल आती है, तो मैं कहता हूँ यार बार-बार ये मकान टूटता है, बनता, छोड़ो ना, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आया? तो देश के अंदर भी प्रवसन होता है और देश के बाहर भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन और राष्ट्रीय प्रवसन पहचान की जाए तो उनकी समस्याओं को उचित प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो देश के अंदर प्रवसन हो रहा है, उसे तो दूर किया ही जा सकता है अगर हम सही से देखें तो। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्क संगत निष्कर्ष, इन्फरेंस फिर आ गया, जो पुराने साथी हैं वह जानते हैं इन्फरेंस कितना पूछा जाता है। इन्फरेंस पूछा है, आप इसको पढ़िए और आंसर सोचिए। विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों के प्रवसन का सामना नहीं कर पाएगा।
कहीं पर बोला उसने नहीं कर पाएगा, उसने ये लाइन कही थी, ये क्रक्स भी था, ये आपके दिमाग में भी आया कि पढ़ते हुए कि ऐसा कुछ बोला गया था, नहीं बोला गया था। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें तरीके और साधन ढूंढने चाहिए। हो सकता है इससे आगे और बेहतर भी मिल जाए। चलिए देखते हैं। भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों के प्रवसन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होगा। हालांकि इसने क्या बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होगा प्रवसन का। क्या जो नौकरी करने जाते हैं वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा? क्या नौकरी करने जाने वालों से ज्यादा लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रवसन करेंगे? तो ऐसा कहीं बताया था उसने कि ज्यादा लोग जाएंगे या कम लोग जाएंगे? वह कह रहा था जाएंगे लोग। सर्वाधिक संख्या इसकी होगी कि कम होगी? चलिए आगे पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रवसन के बीच संबंध अभी भी सही रूप में समझा नहीं गया है। तो हाँ, ये तो उसने बताया था ना कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई परिभाषा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन तीनों में अगर हमें सबसे सटीक ढूंढना हो तो उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ये हो जाएगा। उसने एक कारण बताया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा ये नहीं बताया, क्योंकि जॉब के लिए भी लोग अभी बढ़ेंगे, विदेशों में जाएंगे। हो सकता है घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर वह जलवायु परिवर्तन के लिए प्रवास सबसे ज्यादा होगा ऐसा कह रहा है। तो ये तो गलत हो गया। अब बी वाला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें तरीके और साधन ढूंढने चाहिए। उसने कहीं पे साधन ढूंढने की बात नहीं कही थी। वह आप देखोगे तो कहीं भी उसने ये नहीं कहा था कि हमें ये काम करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन रोकना चाहिए। ऐसी कहीं उसके पैसेज में जिक्र नहीं था। लेकिन ये जिक्र जरूर था कि हम लोगों को अभी सही से पता नहीं है उसकी परिभाषा क्या होगा, किस देश में जाएंगे, ये सब सटीक जानकारी नहीं है। तो डी वाला सबसे जरूरी मुझे लगता है होना चाहिए ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। लाइक कमेंट कर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। शेयर भी कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगा मुझे। अनेक किसान फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कुछ विकसित देशों में कीटनाशकों की खपत 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यवश ऐसी कई रिपोर्ट हैं कि ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्तता होती है, जो खेती करने वालों के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को खतरे में डालती है। आप बस ये सीखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ये सीख गए इसमें बहुत काम हो जाएगा। संश्लेषित कीटनाशक, कुछ लोग कहेंगे सर इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं ये नहीं कर रहा, इससे ही करते रहिए। ये प्रैक्टिस करना है, ये सीखना है, सीखते हुए स्पीड बढ़ेगी। आप गाड़ी चलाते हो स्टार्टिंग में तो स्पीड में थोड़ी निकालते हो 90 में, पहले तो धीरे धीरे चलते हो ना। जब आप सीख जाते हो फिर कैसे चलाते हो वो तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आई ना हंसी वो देखकर इंसिडेंट। चलिए, संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर इकोलॉजिकल संतुलन को बर्बाद करते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल असंतुलन उत्पन्न करते हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित होता है। जैसे कई बार हम लोगों से कहा जाता है थोड़ा भी बुखार आने पर टेबलेट ना खाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप बार बार टेबलेट खाओगे तो कई बार आपने देखा होगा वह टेबलेट असर करना खत्म कर देती है, क्योंकि हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है। अब वह हम पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकती। जैसे छोटी मोटी परेशानियां रोज आए तो आप कहते हो अरे यार रोज का ही है, मैं हैंडल कर लेता हूँ। ऐसे ही चीजें होती हैं कि ज्यादा अगर पहुंच जाए तो फिर वह हैंडल हो जाती है। तभी दवाई भी उतना ही खाएं जितना डॉक्टर बताएं। बार बार दवाई ना खाएं, क्योंकि बात को ऐसा होगा कि वही दवाई आपको ठीक नहीं कर पा रही। प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हुई है, जिन समस्याओं का उपचार किया जा चुका है वे फिर से बढ़ गई। वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना उपयोगकर्ताओं एवं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। अपेक्षाकृत बोला, बिल्कुल सुरक्षित होता है नहीं बोला। जो हम यूज कर रहे हैं उससे अपेक्षाकृत वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कुछ घंटों अथवा दिनों में ही हानि रहित यौगिकों में टूट जाते हैं। कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
प्रकृति में मौजूद हैं। अधिकांश मृदाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विकसित कर लेते हैं। वे परभक्षियों की जैविक विविधता को बनाए रखने और पर्यावरणीय संदूषण, मनुष्यों के स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक है। कम करने में लिखा, बिल्कुल समाप्त कर देगा नहीं लिखा है। पौधों से बनाए गए वनस्पतिक कीटनाशक जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फसल सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। कुछ लोग कहेंगे बहुत लंबा नहीं पैसेज है, हाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, 47, 48, हाँ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या पूछा है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूर्व धारणाएं पहले वीडियो में मैं बताकर आया हूं, देखिएगा। पहला, आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उसने कभी नहीं बोला था क्या? आप अगर सही से समझते हुए दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो ऑप्शन को देखते ही याद आ जाएगा कि ऐसा तो नहीं था, ठीक है। तो आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और पैसेज में भी नहीं है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। और देखो ना, पहला जैसे ही गलत आप करोगे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समय कम है तो आप इसको आगे टिक करके जा सकते हैं, अगर समय कम है तो, वरना आप तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। पढ़ लेते हैं। धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पतम पारिस्थितिक असंतुलन को सुनिश्चित करना है। तो यही तो है सस्टेनेबल कृषि का मतलब क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन कम हो और हमें ज्यादा समय तक हम खेती कर सकें, पर्यावरण बचा सकें, जीवन जी सकें ज्यादा समय तक, वही तो है। वानस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। क्या उसने कहीं ऐसा बताया था वनस्पतिक कीटनाशक जो हैं वह अधिक प्रभावकारी होते हैं? वह ऐसा नहीं कह रहा था, वह कह रहा था पर्यावरण को बचाने के लिए चीजें आवश्यक है। प्रभावकारी ज्यादा है, कम है, इतने रुपए के मिलेंगे, महंगे पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे, ऐसी कोई जानकारी कहीं भी नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, जैव कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं हैं। वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं हैं। वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। जैव कीटनाशकों की बात कर रहा है। वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। तो पहले तो ये है कि अनिवार्य तो नहीं है, अनिवार्य तो वर्ड ही अपने आप में खतरनाक होता है। ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। अगर आवश्यक लिखा होता तो हम जा सकते थे उसके साथ, अनिवार्य नहीं है तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब इन दोनों को देखते हैं। जब पैसेज आप पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था कि धूप में अन्य यौगिकों में टूट जाते हैं, ऐसा कुछ था, आपको याद आ रहा होगा। अब ऊपर जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन आप पैक करके देख लीजिएगा, ऐसा लिखा था। तो अगर टूट जाते हैं अन्य हानिकारक यौगिकों में नहीं टूटते हैं और कि अच्छे यौगिकों में टूटते हैं, तो पहली बात तो ये तो गलत हो गया कि लगातार बने रहते हैं, लगातार बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वह धूप की वजह से और चीजों की वजह से हानि रहित यौगिकों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब ये गलत हो गया तो अपने आप ऑप्शन ए सही हो गया। मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है, हाँ नहीं है, तभी तो जैव कीटनाशकों की बात की जा रही है। भैया जैव कीटनाशक लाओ और जो यूज कर रहे हो उसे खत्म करो। अगर खतरनाक होते तो उसको क्यों कहा जाता? जो चल रहा है वही चलते रहने देना चाहिए था। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। और जो सीरीज मैंने शुरू की है उसको एक बार अवश्य देखिए जाकर, और उसमें कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है जिसको आसान भाषा में समझाया जा सके। अब देखो फिर इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत से वायु प्रदूषकों की मापों को एकल संख्या अथवा रेटिंग में जोड़कर दिखाने का एक तरीका है। आप बताइए वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं? आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, पोल्यूशन वाले टॉपिक में। आदर्श रूप में इस सूचकांक को सतत रूप से अपडेट बनाए रखा जाता है और यह विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है। सिर्फ एक स्थान की बात नहीं की जा रही है। AQI सर्वाधिक उपयोगी तब होता है
जब बहुत सारे प्रदूषण आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हों और जब प्रदूषण के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर निम्न रहते हैं। तो हमेशा उसने पहले ही कह दिया कि भाई हमेशा की बात हम नहीं कर रहे हैं। यदि इन दशाओं में यदि प्रदूषण स्तर कुछ दिनों के लिए अचानक बढ़ जाए तो जनता वायु गुणवत्ता चेतावनी की प्रतिक्रिया में शीघ्रता से निरोधक कार्रवाई कर सकती है। दुर्भाग्य से शहरी भारत की ऐसी हालत नहीं है। कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियामक मानकों से ऊपर बने रहते हैं। क्यों लगाया गया था ये AQI, क्यों आया था? कभी कभार प्रदूषण हो तो पता चल जाए भाई प्रदूषण है, बाहर मत निकलना। यहाँ क्या कह रहा है, कुछ शहर तो ऐसे हैं जहाँ वो पहले ही हाई रहता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि भाई मेरा BP हाई ही रहता है। हाई नापने की जरूरत नहीं है, हम नापने की क्या जरूरत है, ज्यादा हाई तो नहीं हो गया, विकट वाली समस्या तो नहीं हो गई। तो वही कुछ शहरों का भी हाल है। और यहाँ पर लिखा है कि वर्ष भर वह ठीक ठाक मात्रा में बने रहते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि दीपावली से ही ज्यादातर परेशानी हो। खैर, यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल लाल रंग, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, आपने वो AQI का मानक देखा होगा, खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता है। जब पहले ही समस्याएं घटित हो चुकी हैं तो किसके बस में क्या है, इससे कि उनकी उपेक्षा करने की आदत बना ले। क्या बना ले, साथ में रहने की आदत। पहले से ही परेशानी है तो परेशानी में जीने की। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अब ब्लड प्रेशर हाई है तो इसी के साथ रहने की आदत बनाइए, और क्या कर सकते हैं। चलिए फिर से निष्कर्ष आ गया आपका फेवरेट। अब मुझे लगता है अगर आपसे पूछा जाए कि हमने जितना पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा क्या आया, तो आप कहोगे सर निष्कर्ष सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर मैं कहूँ तो कहोगे पूर्व धारणा पूछी जाती है। ये दो सबसे ज्यादा पूछने वाले प्रश्न बन गए हैं। यही PYQ का फायदा है। पढ़िए इसको और आंसर दीजिए। पहला, हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकारें पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। कहीं उसने बोला सरकारें जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार नहीं है, बकवास कर रहा है। बी, हमारे देश में वायु गुणवत्ता सूचकांकों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसने कहा हम अवकाश से ज्यादा कर रहे हैं प्रदूषण, पहले ही समस्याएं इतनी विकट हैं कि कोई समझ में नहीं आता, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। भाई कुछ शहर हैं जहां अभी भी समस्याएं इतनी नहीं पहुंची हैं, वहां है आवश्यकता। अभी ये जानने के लिए कि वेंटिलेटर पे तो नहीं पहुंच गए, इसके लिए भी तो आवश्यकता है वायु गुणवत्ता सूचकांक की, 500 के ऊपर तो नहीं पहुंच गया। ठीक है, तो आप AQI जब पढ़ें तो ढंग से पढ़िएगा और आपको मेरी बातें याद आएंगी। तो आवश्यकता तो है, वो अलग बात है कि ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता तो है ही। सी, हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। डी है, प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो जागरूकता बढ़ाने की तो कहीं बात उसने नहीं की, कहीं जागरूकता बढ़ाने की बात कही उसने, कहीं पे मुझे जागरूकता नहीं लिख रहा, और ना मैंने हाईलाइट किया। अगर हाईलाइट किया होता, अगर होता जागरूकता तो किया होता ना, नहीं है जागरूकता। तो जागरूकता वाली बात तो नहीं है। तो इसका मतलब है सी वाला ज्यादा स्तर सही है। हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है क्योंकि वो हाई ही रहता है। अब आप सही तभी करेंगे जो आप उसको जस्टिफाई कर पाए। अब देखो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, देखो पढ़ो इसे। हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है क्योंकि वह लिमिट से ऊपर ही रहता है। समझ में आया? तो वह ये नहीं देखेंगे वायु खराब तो नहीं है, वह देखेंगे कि वायु तो खराब ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे मतलब 3 गलत करो तभी चौथे को सही मानना, जब तक 3 गलत ना करो तो तब तक चौथे को सही मत मानना। बस इतना सा याद रखिएगा। कई बार हम एक टिक कर देते हैं, बाद को पता चलता है अगला वाला ज्यादा सही था, क्योंकि यहाँ ज्यादा सही कौन सा है ये खेला होता है। चलिए उत्पादक नौकरियां, जॉब की भी बात कर लेते हैं। उत्पादक नौकरियां विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अवश्य महत्वपूर्ण है, और अच्छी नौकरी सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन है। अच्छी नौकरी तो सर्वोत्तम होती है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़ानी है तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी लानी चाहिए। आपने
इकोनॉमी में पढ़ा होगा। जैसे अब वही टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ ना, टॉपिक जरूरी है सीरीज। अब इकोनॉमी में आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं 50 तरीके का, नहीं समझ में आ रहा उस पर कहो सर इन्फ्लेशन, आ जाएगा पूरा टॉपिक बन के आपके लिए। तो वहां पर आप देखते हो हिडन इन्फ्लेशन, कि जहां 2 लोगों की आवश्यकता है वहां 3 लोग लगे हैं और वह कह रहे हैं हम तो रोजगार पा चुके हैं। भाई रोजगार पाने से जीडीपी में 1% भी ग्रोथ नहीं हो रही, जो काम 2 कर रहे थे वही 3 लोग कर दिए। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी लानी चाहिए, क्योंकि वहां बेमतलब से लोग लगे पड़े हैं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है इस वजह से भी। हालांकि अब सेक्टर ओपन हो रहे हैं, जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा उतना ही जॉब क्रिएट होंगी। तो आदमी स्टार्टअप ओपन करे, कुछ ना कुछ काम ऐसा करे जिसमें 2-4 लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, तो चीजें आसान होगी। जहां एक और उद्योग में नौकरियां सृजित की जा रही हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां निम्न उत्पादकता वाली गैर संविदागत नौकरियां होती हैं। असंगठित क्षेत्र भी आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, जिनमें कम आय और ना के बराबर सुरक्षा दी जाती है, कोई हित लाभ नहीं दिए जाते हैं। जैसे असंगठित क्षेत्र आप कई लोगों को देखते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया 6 महीने का, जैसे मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भैया मेरे यहाँ पढ़ा दो और 6 महीने का इतना रुपया दे दूंगा। अब वो 6 महीने की ही मेरे पास जॉब है, 6 महीने के बाद हो सकता है मैं फिर सड़क पर आ जाऊं, वहां मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, वहां मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कोई पीएफ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो असंगठित वो हैं। इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र की नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली हैं, परंतु सेवाओं में रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही। तो सेवा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिलती है। आईटी सेक्टर में आप देखो ना, जिसको पूछो क्या कर रहे हो, नोएडा में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, 40,000 रुपए मिल रहे हैं। कोई बेंगलुरु में जॉब कर रहा है। तो सेवा सेक्टर बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी भी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी रही है। फिर से निष्कर्ष आ गया आपका फेवरेट, कहना क्या चाहता है पैसेज। रोजगार पर बात है, पढ़िए और आंसर का प्रयास करिए देने का। रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। उसने कहीं ये बोला था सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करो रोजगार वृद्धि के लिए, जबकि उसने तो बोला था कि कृषि पर निर्भर व्यक्तियों को कम करो। ठीक है, उसने ये बोला था कृषि पर निर्भर जो है उनको कम करो, ना कि उत्पादक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसमें बढ़ाओ। बी देखें क्या कहता है, आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतीहर कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तो उसने स्थानांतरित की बात नहीं कही थी, ये बात कही थी कि कम करो खेतीहर लोगों को, कृषि में कम करो, लेकिन कहाँ भेजो ये बात नहीं कही उसने। सी देख लेते हैं, हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। हाँ, इसका कहने का मतलब यही है कि कृषि वाले क्षेत्र में कम करो नौकरियां। चौथा भी देख लेते हैं, हो सकता है ये बेहतर हो। कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली संकर किस्मों, आनुवंशिकता रूपांतरित फसल की खेती पर बल देना चाहिए। तो कतई बकवास, कहीं ये बात कही नहीं कि फसल बढ़िया करो, ट्रैक्टर लाओ, पराली ना जलाओ, ये सब बातें थोड़ी कही थी उसने। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत। अब देखो जो मुझे गलत बिल्कुल लगा पहले उसको कट किया, बाकी तीनों पे मैंने अभी तक कट का निशान नहीं मारा। अब हो सकता है इन तीनों में कौन ज्यादा सही है। तो यहाँ भी कह रहा है अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र में भेजो, यहाँ कह रहा है स्थानांतरित करो, लेकिन यहाँ पर स्थानांतरित की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कृषि क्षेत्र से बाहर कहीं नौकरियां, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करो जिससे नौकरियां मिले। तो अगर मैं तीनों में ज्यादा सही बोलूं तो ये वाला ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ ना सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है ना कोई विनिर्माण की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर वह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ भी सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा पैसेज में कि सेवा क्षेत्र में ही भेजो, उन्होंने बस ये कहा कि कृषि में कम करो। समझ में आया आप लोगों को। तो ये सेवा क्षेत्र विनिर्माण, इसकी बात लास्ट में नहीं उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा नौकरियां कृषि में कम करो, बाकी जो मन हो करो। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। 10 बजे आप दूसरा क्लास देखिएगा। कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइए। बाकी लाइक कमेंट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।